होता है अपने समाज में। 50 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष, 5 करोड़ प्रत्यक्ष, इतने ही पर्याप्त हैं 34,735 अंग्रेजों के काले कानूनों को बदलने के लिए। तो अब आप हिसाब लगा के जाइए कि हम में से एक एक को क्या क्या करना है और कितनी ताकत से काम करना है। तो ये कानून बदलते ही गांव के स्वावलंबन का काम हम शुरू करेंगे। फिर और एक कानून हमें बदलना है इस देश में। थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि हमारी कृषि व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें पैदा होती हैं जिनका हम गांव में ही मूल्यवर्धन करें। अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। गांव में ही मूल्यवर्धन करें और उनको बाजार में बेचें। अभी क्या हो रहा है, अंग्रेजों की समय की नीति चली आ रही है इस देश में कि गांव में जो प्राथमिक वस्तुएं पैदा होती हैं, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, वो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरों को बेचते हैं। कच्चा माल बेचना अपने आप को फांसी लगाने के जैसा है। हम कच्चा माल बेचते हैं, क्या बेचते हैं? कपास बेच देते हैं दूसरे देशों को, हम लोहे का अयस्क बेच देते हैं दूसरे देशों को, हम बॉक्साइट बेच देते हैं, बॉक्साइट माने एल्यूमिनियम बनाने वाला अयस्क, वो हम बेच देते हैं, हम कॉपर का ओर बेच देते हैं दूसरे देशों को। तो 90 किस्म के बेशकीमती खनिजों को सीधा खोद कर दूसरों को बेच देते हैं हर साल। ये बेचना हमें बंद करना है। एक नीति बनानी है पूरे देश में और उसके आधार पर कानून गढ़ना है। नीति क्या बनानी है कि भारत से कोई भी कच्चा माल बिकने को विदेश में नहीं जाएगा। जो भी हम बेचेंगे पक्का माल बना के बेचेंगे। हम कपास नहीं बेचेंगे, कपास से कपड़ा बनाएंगे खादी का और उसे बेचेंगे। हम आलू नहीं बेचेंगे, आलू से चिप्स बनाएंगे और 500 रुपए किलो बेचेंगे उसे। आलू तो बिकता है 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, और वही आलू का चिप्स बनाकर आपको मालूम है अमेरिका की कंपनियां भारत में बेच देती हैं 500 रुपए किलो। देखा है, वो पैकेट आता है अंकल्स चिप्स, रफल्स चिप्स, हॉस्टेस का, टॉप रेमन का। वो आलू के चिप्स का पैकेट खोलो तो आधे से ज्यादा तो हवा निकलती है उसमें। और आलू के चिप्स अगर गिनोगे ना तो 15 से ज्यादा नहीं निकलते, और वो पैकेट 15 रुपए का आता है। ऐसी लूट मची हुई है। आलू बेचो 5 रुपए किलो, आलू का चिप्स 500 रुपए किलो, 700 रुपए किलो। तो क्यों बेचे हम आलू? भारत में 1,90,000 गांवों में आलू होता है और भरपूर होता है। और ये भारत की जलवायु और भूमि ऐसी है जो आलू के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जब 1,90,000 गांव में आलू हो रहा है तो उस गांव से आलू हम खाएंगे सब्जी के रूप में। जितना आलू बचेगा उसका चिप्स गांव में ही बनवाएंगे, क्योंकि गांव में हर माँ, हर बहन, हर बेटी और हर भाई आलू का चिप्स बनाना जानता है, क्योंकि इसको बनाने में कोई मशीन नहीं लगती, ये तो हाथ का काम है। हमने देखा है होली के समय इस देश की सभी माताएं आलू का चिप्स बना लेती हैं। कोई गांव में दिवाली के समय बना लेती हैं, साल भर का बना के इकट्ठा करके रख लेती हैं। उन माताओं के हाथ में ऐसा जादू और हुनर है कि जो आलू सबसे जल्दी सड़ता है उसको चिप्स बना के वो 1-1 साल तक घर में रख लेती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ता। इतना हुनर अगर हमारी माताओं के हाथ में है, बहनों के हाथ में है, क्यों ना देश के लिए उसका सदुपयोग किया जाए। तो गांव गांव आलू का चिप्स बनाने का गृह उद्योग चलाया जाए। आलू हर गांव में है, चिप्स वहीं बने, पैकेट में वहीं भरा जाए और अमेरिका में बिके, यूरोप में बिके। खाओ भारत का आलू का चिप्स। अभी तक वो हमें खिला रहे हैं, फिर हम खिलाएंगे उनको। आप बोलेंगे जी हम नहीं खाएंगे क्या आलू का चिप्स? परम पूजनीय स्वामी जी मना करते हैं मत खाओ इसको। तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अपना फैट क्यों बढ़ाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ाएं? जिनका बढ़ना है उनका बढ़े, अमेरिका वालों का बढ़ना है तो बढ़े, यूरोप वालों का बढ़ना, क्योंकि उनके पास आलू के अलावा है ही नहीं कुछ और खाने को। आपको मालूम है अमेरिका में जो सबसे बड़ा और यूरोप में जो सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ है ना, वो आलू ही है। और दूसरी चीज है प्याज। तो आलू में प्याज मिला के खाते हैं, प्याज में आलू मिला के खाते हैं, और कुछ है ही नहीं। इतने गरीब हैं बेचारे, 2 के अलावा कुछ है ही नहीं खाने को। तो जिनको खाना है आलू का चिप्स वो खाएंगे, हमको नहीं खाना है तो सब निर्यात ही कर देंगे। अपने पास तो आलू के अलावा बहुत कुछ है खाने के लिए, और हम आलू इसलिए नहीं खाएंगे कि क्योंकि योगी हो गए हैं, प्राणायामी हो गए हैं। योग और प्राणायाम मना करता है, क्योंकि आलू खाओगे गोल गोल हो जाओगे, फिर मुश्किल आएगी।
तो हम तो लौकी खाएंगे, करेला खाएंगे, टमाटर खाएंगे, कुछ और खाएंगे, आलू दूसरों को खिलाएंगे, वो भी आलू के रूप में नहीं, चिप्स बना के। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, 1,90,000 गांव, हर गांव में एक एक घर में ये चिप्स बनाने का काम अगर हम करवा सकें और उसकी मार्केटिंग और पैकेजिंग कोई एक संस्था अपने हाथ में ले ले, एक मदर इंडस्ट्री बने, उसके नीचे गांव की छोटी छोटी गृह उद्योग काम करें, तो बहुत बड़ी फतेह, बहुत बड़ी विजय हम कर सकते हैं। तो आलू नहीं बेचेंगे, चिप्स बेचेंगे। इसी तरह का और एक उदाहरण देता हूं, भारत के 4 लाख गांव में कपास होती है, 4 लाख गांव, और जो कपास होती है ना, वो कपास हम कई बार सीधे निर्यात कर देते हैं, कपास की गांठ बनाते हैं, गांठें निर्यात हो जाती हैं। हम नीति बनाएंगे वो ये कि कपास निर्यात नहीं होगी, कपास का सूत बनेगा, सूत से कपड़ा बनेगा, कपड़ा निर्यात होगा। कपास बिक जाती है 12-15 रुपए किलो, और कपड़ा बनाकर बेचो ना तो वही कपड़ा बिकता है 300-350 रुपए किलो, किलो के हिसाब से बात कर रहा हूं। जो कपास हम 12-15 रुपए किलो में बेच देते हैं, उसी कपास का कपड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार में 350 रुपए किलो में बिकता है। तो हम सीधे कपड़ा क्यों नहीं बेचें? और भारत का कपड़ा तो ऐसा अद्भुत होगा, हाथ से बना, हाथ से कता, दुनिया लट्टू है इस कपड़े पर। पूरी दुनिया के यूरोप और अमेरिका के बाजार में आप झूठ मूठ को ये कह दो कि ये कपड़ा हाथ से बना है और हाथ से बुना है, आप जो कीमत मांगोगे वो देने को लोग तैयार हैं, क्योंकि हाथ से बने कपड़े को पहनने का और हाथ से बुने कपड़े को पहनने का सैकड़ों साल से वो भूल गए हैं, क्योंकि मशीन का बना कपड़ा पहनने को मिलता है और मशीन से ही वो बुनता है। तो अमेरिका और यूरोप में लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं हाथ के बुने कपड़े को खरीदने के लिए। हमें वही करना। 4 लाख गांव में हम चरखे चलवा सकते हैं, सूत बनवा सकते हैं, खादी बन सकती है, और वो खादी दुनिया भर के देशों में निर्यात होकर लाखों करोड़ों रुपए देश की आमदनी बढ़ा सकती है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि ये 4 लाख गांव में खाली सूत बने, कपड़ा बने, इसी काम में 15 करोड़ लोगों को जिंदगी भर के लिए रोजगार मिल सकता है। 15 करोड़ लोगों को। आप सोचो, एक तो बेरोजगारी भी खत्म हो हमारी। तो ध्यान में दिलाना चाहता हूं वो आपको ये कि हम कपास निर्यात कर रहे हैं तो देश की बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और रोजगार का निर्यात कर रहे हैं। अगर हम कपास से कपड़ा बना रहे हैं तो देश की समृद्धि बढ़ा रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं और बाहर से रोजगार का आयात कर रहे हैं। इसी तरह का और एक उदाहरण देता हूं। हमारे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पर अन्न पैदा होता है, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर। कई बार सरकार के पास बफर स्टॉक में बढ़ जाता है तो दूसरों को वो निर्यात कर देते हैं, गेहूं निर्यात कर देते हैं, कई बार कुछ और निर्यात कर देते हैं। हम जो नीति बनाएंगे वो ये कि किसी भी देश को निर्यात करना पड़े अगर बफर स्टॉक बढ़ गया तो। बफर स्टॉक बढ़ने का माने रखने की जगह नहीं है और वो गेहूं सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए उसका निर्यात करके कुछ पैसा कमा लिया जाए। तो हम गेहूं निर्यात नहीं करेंगे, गेहूं का आटा बनाएंगे, आटा निर्यात करेंगे। गेहूं के आटे में से मैदा निकालेंगे, मैदा निर्यात करेंगे। गेहूं के आटे में से मैदा निकलने के बाद सूजी निकालेंगे, सूजी का निर्यात करेंगे। एक ही गेहूं में से 3 चीजें बना के हम निर्यात कर सकते हैं। और गेहूं निर्यात होता है 10-11 रुपए किलो और आटा बिकता है 26 से 30 रुपए किलो। तो 11 रुपए किलो की चीज से अगर 26 रुपए किलो का भाव मिलता है तो 11 रुपए किलो की क्यों बेचें? हम तो 26 रुपए किलो की बेचेंगे। और आटे को ऐसा बनाएंगे, आरोग्य आटा जैसा, उसमें गेहूं है, चना है, जव है, फिर उसमें बाजरी है, फिर ऐसे 9 तरह के अनाज मिला के जो दुनिया के देशों ने कभी खाया नहीं, कभी स्वाद भी नहीं चखा, वो तो दीवाने हो जाएंगे इस आटे के। इसमें कैल्शियम भी भरपूर है, आयरन भी भरपूर है, और दुनिया भर के लोगों को कैल्शियम और आयरन की पूर्ति के लिए जो गोलियां खानी पड़ती हैं, ये आटा उन गोलियों को खत्म कर देगा। अंत में उन गोलियों को बनाने वाली कंपनियां भी झक मार के यही आटा बेचेंगी, गोलियों को खत्म करना पड़ेगा। तो हम हमारे देश को गांव के स्तर पर कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा गांव में टमाटर पैदा होता है। टमाटर की चटनी बन सकती है, सॉस। अब टमाटर बिकता है 12-15 रुपए किलो, टमाटर की चटनी बिकती है 200 रुपए किलो। मालूम है? मैगी हॉट एंड स्वीट चिली सॉस, और वो बिकती है ये क्या कि इट्स डिफरेंट। उसका डिफरेंस पता है क्या है?
3 महीने पुरानी सड़ी गली है, यही है डिफरेंस उसका। घर में हम टमाटर की चटनी ताजा बना के खाते हैं, वो 3 महीने पुराना होता है और वो 200 रुपए किलो बिक सकता है, टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा है। तो जो जो देश में टमाटर वाले गांव हैं उन सब जगह टमाटर की चटनी बन सकती है और ये घर में बन सकती है। इसके लिए कोई दूसरा बड़ा उद्योग लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह देश में अंगूर होता है, इसी तरह देश में 2000 से ज्यादा चीजें गांव में जो होती हैं उनको पक्का माल बना के ही बेचना है, कच्चा माल नहीं बेचना। एक और उदाहरण देता हूं, गन्ना हमारे देश में करीब करीब 4 लाख गांव में होता है। जितने गांव में कपास होती है उतने में गन्ना होता है। और गन्ने का हम जो है ना रस निकाल के अभी चीनी बनाते हैं, और चीनी बहुत घाटे का सौदा है। चीनी की मिलों को चलाने के लिए सरकार को हजारों करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है, तब भी चीनी मिलें घाटे में रहती हैं। और इतने घाटे में रहती हैं कि किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं दे पाते वो उसी समय जिस समय गन्ना खरीदते। इतनी बुरी हालत है चीनी मिलों की। जो सरकार सब्सिडी देना बंद कर दे तो सारी चीनी मिलें ध्वस्त हो जाएं 1 मिनट में। कारण जानते हैं क्या है? गन्ने का रस निकालना और उससे गुड़ बनाना ये सबसे आसान तकनीकी है भारत में, लेकिन गन्ने का रस निकाल के उसका चीनी बनाना ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है भारत में, बहुत जटिल है। गन्ने का रस निकाल के जब चीनी बनाते हैं 23 तरह के तो जहर उसमें मिलाने पड़ते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। और वो जहर मिलते मिलते वो चीनी नहीं रहती, जहरी हो जाती है। और वो जहर खा खा के हम अपनी डायबिटीज बढ़ाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है और तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो बजाय इसके हम इतना सा करें कि गुड़ बने और गुड़ शक्कर बने। एक होता गुड़ और एक होता गुड़ शक्कर, जिसको कई कई गांवों में गुड़िया शक्कर भी कहते हैं। और एक होता बूरा। बूरा तो आप सब जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांड जिसको कहते हैं। तो बूरा है, गुड़िया शक्कर है और गुड़ है। ये 3 उत्पाद पूरी दुनिया में भारत के डिमांड है इनकी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले इजराइल की एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बहुत रोचक। इजराइल की एक कंपनी है, वो मिठाई बनाती है। मिठाई बनाने के लिए उनको कुछ वो चाहिए, मीठी चीज चाहिए। तो वो मीठी चीज का विज्ञापन करते हैं कि किसी देश के पास हो तो हमको दो। तो उनका विज्ञापन पता है कैसे आता है? वो कहते हैं हमको एवोपरेटेड शुगर केन जूस चाहिए। ये शब्द फिर से सुनो ध्यान से, एवोपरेटेड शुगर केन जूस चाहिए। इसका सीधा मतलब है गुड़ चाहिए। एवोपरेटेड माने जिसमें से पानी निकल गया, और जिस शुगर केन जूस में से पानी निकल गया तो बचेगा क्या? गुड़ ही तो बचेगा। तो वो सीधे नहीं कहते कि गुड़ चाहिए, वो कहते हैं एवोपरेटेड शुगर केन जूस चाहिए। उनकी वेबसाइट पे उन्होंने डाल रखा है। मैंने कई किसानों से कहा कि ये एवोपरेटेड शुगर केन जूस नहीं बना सकते? कहने लगे भैया ये तो अपने बस की बात नहीं है, हम नहीं बना सकते। मैं पूछा क्यों? उन्होंने कहा ये तो कुछ बड़ी भारी चीज है, इसको बनाने के लिए तो बहुत बड़ी मशीन लगेगी और करोड़ों रुपए लगेगा, बैंक हमको कर्जा नहीं देती, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम तो नहीं दे सकते। तो मैंने कहा गुड़ दे सकते हो? उन्होंने कहा हाँ ये तो दे सकते, जितना मांगो उतना दे सकते। 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 1 टन, 2 टन, 1000 टन, जितना बोलो उतना गुड़ दे सकते हैं। मैंने कहा भैया ये एवोपरेटेड शुगर केन जूस का माने ही गुड़ है। कहने लगे अच्छा। मैंने कहा हाँ, ये अंग्रेजी का घन चक्कर है, बस और कुछ नहीं। हमारे किसानों को अंग्रेजी में बड़े बड़े शब्द बोलो तो उनको लगता है ये तो बड़ी भारी आफत है, और सीधे सीधे कहो गुड़ बनाना है, वो तुरंत बना देंगे। और ये गुड़ इजराइल को चाहिए, और जो खरीदने वाली कंपनी है ना, उन्होंने रेट दिया है कि हम 65 रुपए किलो से लेकर 170 रुपए किलो तक खरीद सकते हैं। 65 रुपए किलो से लेकर 170 रुपए किलो तक खरीद सकते हैं, हमको कोई दे। बस शर्त इतनी है कि ऑर्गेनिक हो, माने उस गन्ने को पैदा करने में यूरिया न डाला गया हो, डीएपी न डाला गया हो, बस इतनी सी बात है। तो हम तो कर सकते हैं ये काम, बस इसके लिए कानून बदल करना है। आप बोलेंगे कानून क्या है? अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहली चीनी मिल लगी थी इस देश में, और चीनी का उत्पादन अंग्रेजों ने शुरू कराया था। उस समय उन्होंने शुगर के लिए कानून बना दिया था। कानून ये है कि किसान कई इलाकों में गुड़ नहीं बना सकता, कानूनी पाबंदी है उस पर। आपको सुन के धक्का लगेगा कि भारत में 17 राज्यों में यह कानून है कि किसान कानूनन गुड़ नहीं बना सकता। जो वो बना रहे हैं वो सब गैर कानूनी है, और अंग्रेजों के जमाने का कानून है ये।
और अंग्रेजों ने सोच सोचकर उस इलाके में ये कानून लगवाया जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, क्योंकि उनको चीनी मिल के लिए गन्ना चाहिए। गन्ना तभी मिलेगा जब गुड़ ना बने, तभी वो बचेगा, नहीं तो बचेगा क्यों। तो उन्होंने ये स्वार्थ के लिए कानून बनवा दिया और इस कानून से वो 150 साल अपनी पूर्ति करते रहे। चीनी यहाँ बनाते रहे और इंग्लैंड और यूरोप में बेचते रहे, क्योंकि उनको चीनी ही खाने की आदत है और हमारे किसान गुड़ बनाने से वंचित हो गए। हमको ये कानून बदल देना है और राज्य स्तर पर यह कानून बदला जाएगा। ये केंद्र का नहीं है, राज्यों के स्तर का कानून है। तो राज्यों में ये कानून बदलवा दें, हर किसान को छूट हो कि वो अपना गन्ना पैदा करे, गुड़ बनाए, बूरा बनाए, खांड बनाए, गुड़िया शक्कर बनाए, जहां चाहे बेचे। अगर ग्लोबलाइजेशन विदेशी कंपनियों के लिए हो सकता है तो ग्लोबलाइजेशन किसानों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। विदेशी कंपनियों को पूरी छूट है इस देश में कि वो कुछ भी बनाएं और कुछ भी बेचें और कहीं भी ले जाएं। तो ये छूट किसानों को क्यों नहीं हम दे सकते कि वो गुड़ बनाएं, गुड़िया शक्कर बनाएं, बूरा बनाएं, जहां चाहें वहां बेचें। और कितना बड़ा रोजगार पूरे देश में हो सकता है। 4 लाख गांवों में गन्ना होता, ध्यान रखिएगा इस बात को। करोड़ों किसानों को रोजगार हम इस काम में दे सकते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े गहरी महत्व की। एक दो बात और समझाता हूं। हमारे भारत में बहुत सारे किसान फल की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती करते हैं और हर साल हमारे देश में 60,000 करोड़ रुपए का फल और सब्जियां सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे किसानों को छोटी छोटी समितियां बनाकर, समूह बनाकर, ये जो फल और सब्जियां सड़ रहे हैं, ये सड़ने वाले फल और सब्जियों को ही प्रोसेसिंग करवा दिया जाए तो 60,000 करोड़ की आमदनी तो ऐसे ही होती है देश को। और इसी काम के लिए पतंजलि फूड पार्क बना। सारे देश में ऐसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 पतंजलि फूड पार्क अगर हो जाए और 60,000 करोड़ का फल और सब्जियां जो सड़के बर्बाद हो रहा है इस देश में, वो उनमें आने लगे और उनमें डिब्बे बंद होके, पैकिंग होके दुनिया और देश में बिकने लगे, तो किसानों के लिए कितना बड़ा रोजगार और समृद्धि देश के लिए कितनी, और स्वावलंबन कितना। मक्का होता ना, मक्के का कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचा जाता है और लूट रहे हैं हमको। विदेशी कंपनियां तो घुसे हुए हैं इस बाजार में। उनको मालूम है कि भारत के लोगों को मक्का पसंद है, तो मक्के का वो जो फूला जैसा बनाते हैं जिसको वो कॉर्नफ्लेक्स करते हैं, वो भी पसंद होगा तो वो बना के खिला रहे हैं। मक्का हमसे ले रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी हमको ही खिला रहे हैं। मक्का हमारा वो लेते हैं 7-8 रुपए किलो और कॉर्नफ्लेक्स हमको खिला देते हैं 150, पौने 200 रुपए किलो का। चौलाई का सबका बन सकता है। अब ये कॉर्नफ्लेक्स हम क्यों नहीं बना सकते जो विदेशी आके कर रहे हैं इस काम को। भारत के जितने गांवों में मक्का होती है, 60,000 से ज्यादा गांवों में मक्का बाजरा होता है। जिन जिन गांवों में मक्का होता है, बाजरा होता है, वो सभी घरों में ये कॉर्नफ्लेक्स बनाने का गृह उद्योग चलाया जा सकता है। लाखों करोड़ों माताओं बहनों को काम देके देश के लोगों को कॉर्नफ्लेक्स उपलब्ध कराया जा सकता है। और विदेशी बेच रहे हैं 150, पौने 200 रुपए किलो, हम तो उसको दे सकते हैं 35-40 रुपए किलो। कीमत में सस्ता, क्वालिटी में अच्छा, और ऑर्गेनिक बना के बेचे तो दुनिया का हर देश खाने को तैयार है और खरीदने को तैयार है। मैं एक दिन देख रहा था कॉर्नफ्लेक्स का दुनिया का बाजार पता है कितना बड़ा है? 50 अरब डॉलर का। 50 अरब डॉलर। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 डॉलर में 50 रुपए। 50 अरब डॉलर का कॉर्नफ्लेक्स का बाजार है पूरी दुनिया में। ये पूरे बाजार पर भारत अकेले कब्जा कर सकता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की हम मक्का पैदा कर सकते हैं कोई नहीं पैदा कर सकता। क्योंकि मक्के के लिए जो भूमि चाहिए वो भारत में सबसे अच्छी है, और मक्के को जो बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें चाहिए वो भारत में आसानी से उपलब्ध है। दूसरे ग्रेन्स का भी ऐसे ही गेहूं का हो सकता है, गेहूं का दलिया बना के सबको खिलाया जा सकता है, जौ का बना के कॉर्नफ्लेक्स वो खिलाया जा सकता है, जब चौलाई का बना के खिलाया जा सकता है। सब तरह के अनाजों का प्रोसेसिंग करके सारे दुनिया को हम खिला सकते हैं। मैं अंत में आपको कृषि क्षेत्र में इतनी सी बात कर रहा हूं कि खाली कृषि उत्पादन को स्वावलंबन की तरफ हम ले जाएं, सिर्फ कृषि उत्पादन को, और गांव में गृह उद्योग शुरू करा दें। एक दिन तो मैं हिसाब लगा रहा था कि भारत में एक साल में जितना गेहूं का आटा खाया जाता है और दुनिया भर में एक साल में जितना गेहूं के आटे से पाव रोटी और डबल रोटी बनाई जाती है, इसको दोनों को जोड़ लिया जाए और इसका आटा बनाने का काम भारत के हर गांव में शुरू कर दिया जाए। 20 करोड़ परिवार हैं तो 20 करोड़ चक्कियां अगर गांव में दे दी जाएं, बांट दी जाएं पत्थर वाली, जिसको हम सब चलाएं, अपना पेट कम करें
अपना वेट कम करें, चक्की चलाएं, आटा बनाएं, उस आटे को पैक करके दुनिया भर में बेचें। ये अकेला उद्योग पूरे भारत को स्वावलंबी बना सकता है, अकेला उद्योग, इतनी ताकत है इसमें। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ें। भारत को डीजल और पेट्रोल में भी हम स्वावलंबी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? देखो भैया, डीजल और पेट्रोल जब जलता है और जो ऊर्जा वो पैदा करता है, उसी ऊर्जा को पैदा करने का एक दूसरा विकल्प भी है पूरी दुनिया में हजारों साल से, और उस विकल्प को कहते हैं